स्टूडेंट्स, मैं नेहा गुप्ता बिहार पॉलिटेक्निक के सीएससी ब्रांच के 4th सेमेस्टर का एक पेपर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें कितने मार्क्स के इंटरनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के एक्सटर्नल होते हैं, उसमें कितने मार्क्स के, जैसे कि हमारा सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, जिससे फर्स्ट में देख रहे हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें जो है टीए जो है वो 10 मार्क्स का होता है, सीटी जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं क्लास टेस्ट, और ईएसी एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो है 70 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि हमें 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। हम यूनिट वन में हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या यूज हैं, इसे हम यूज क्यों करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर को इजिली वे में एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमें ना टीवी ऑन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो टीवी ऑन करते हैं तो हम पहले उस वायर को कनेक्ट करते हैं केबल से, उसके बाद डिस्क होते हैं, उसके बाद एंटीना है, सारे को कनेक्ट करने के बाद एक मेन स्विच से कनेक्ट करते हैं, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, और स्विच को ऑन करने के बाद वो टीवी ऑन हो जाता है। अगर वहां पे स्विच नहीं होता तो हमें बार बार वायर को कनेक्ट करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सबको ये नहीं कर सकता, क्योंकि सबको वायर के बारे में नॉलेज नहीं होता है, कौन सा वायर किससे कनेक्ट करना है। तो ये जो कोई नॉलेज पर्सन है ना, सिर्फ वही कर सकता है, जिसके लिए हम वहाँ पे जो स्विच का यूज कर सकते हैं। स्विच के यूज करने के बाद इसे कोई भी ऑन कर सकता है, कोई भी ऑफ कर सकता है, बहुत ही ईजिली वे में। तो यहाँ पे जो स्विच जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। ये जो है यूजर फ्रेंडली बना रहा है, जो भी टीवी देखना चाह रहा है, जो भी टीवी ऑन करना चाह रहा है, वो इजिली वे में स्विच ऑन करेगा और टीवी ऑन हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेम वही वर्क है कि वो यूजर के लिए जो है हार्डवेयर को एक्सेस करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत इजिली वे में ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग समझ ही गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेनली होता क्या है। तो उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट्स सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज क्या क्या है, इसके यूज से हम क्या क्या वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग। जैसे कि हम देखते हैं बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है। बैच प्रोसेसिंग में जो होता है, वन बाय वन टास्क एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि एक बैच है, एक बैच में ना सिमिलर वर्ड को कंटेंट किया जाता है, उसके बाद उसे परफॉर्म करवाया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम एक साथ 2-3 प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, और एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम को रन करवाना जो होता है वो हमारा आ जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में हम 2-3 सीपीयू का यूज कर सकते हैं, 2-3 प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारा टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं एक टाइम में। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग जो है मल्टीटास्किंग में हम 2-3, इसमें भी सिमिलर है कि हम 2-3 टास्क को एक साथ परफॉर्म करवा सकते हैं, और यह ऑपरेशनल। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेशन सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में हम यूनिट के डिस्कशन में देखेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। जैसे कि कोई भी हमारा एक फाइल है जो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन में जाता है। एग्जीक्यूशन और टेक्स्ट फाइल को एग्जीक्यूट होने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट है प्रोसेस का, जिसमें कि फर्स्ट में आता है फाइल्स। फाइल्स क्या है कि कंटेंट्स टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है, जिसमें कि टेक्स्ट के फॉर्म हम कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। सिस्टम कॉल, वो जो हमारा फाइल है, अगर वो कोई सिस्टम उसे कोई सिस्टम का नीड्स हुआ तो वो सिस्टम कॉल करता है, ताकि वो सिस्टम उसे प्रोवाइड किया जाए और वो अपना टास्क को परफॉर्म कर सके।
इंटरप्ट जो है, अगर फाइल एग्जीक्यूट होने से पहले उसमें उसमें कोई कमी आ गई, किसी वजह से उसे रोक दिया जाए, तो उसे कहेंगे इंटरप्ट। इंटरप्ट का मेनली यही मीनिंग हुआ कि वो जो है पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे यूनिट के डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था, अभी बहुत कम यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल कमांड। सेल कमांड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके लिए यूज किया जाता है। इसमें जो बहुत सारे कमांड रहते हैं, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड के बेसिस पे वर्क करता है, तो सेल जो है वो कमांड, बहुत सारे कमांड कंटेंट्स रखते हैं। और उसके बाद हम ताकि हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से यूज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रोसेस मैनेज। यूनिट टू में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे कि हमारा कोई फाइल है, ठीक, कोई फाइल है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट और फाइल के एग्जीक्यूशन के बीच में ना बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस कैसे प्रोसेस मैनेज किया जाता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कैसे जाता है। जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है वो तो हम बता दें। एग्जीक्यूशन के टाइम में जो कोई भी टेक्स्ट फाइल जो एग्जीक्यूशन के टाइम में होता है उसको कहेंगे हम प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन। और जैसे कि हम बता दिए हैं कि फाइल कोई है टेक्स्ट के फॉर्म में, उसे एग्जीक्यूट होने के बीच में बहुत सारे प्रोसेस से होके फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके बीच में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। जैसे कि वो रनिंग स्टेट में होता है, वेटिंग स्टेट में होता है, रेडी स्टेट में होता है, लास्ट में वो टर्मिनेट हो जाता है। पहले न्यू में रहता है, उसके बाद रेडी में, और फिर रनिंग में, फिर एग्जीक्यूट हो जाता है वो, और एग्जीक्यूट लास्ट टर्मिनेटिंग। अगर रनिंग के टाइम में उसे कोई भी चीज का नीड्स, कोई भी रिसोर्स चाहिए या कोई प्रॉब्लम है उस प्रोग्राम में, तो वो क्या होता है, वो फिर वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो फिर से रनिंग स्टेट में जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो यूनिट 2 में हम देखेंगे कि फाइल हमारा किस किस प्रोसेस से होके एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यूनिट 3 प्रोसेस शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम जानेंगे शेड्यूलिंग जो है, शेड्यूलिंग का मतलब होता क्या है। शेड्यूलिंग का मीन्स होता है कि जैसे कि हमारा फाइल एग्जीक्यूशन के फॉर्म में एग्जीक्यूट होने वाला है, उस बीच में ही फाइल को क्या करना है कि उस फाइल को छोड़ के दूसरे फाइल को सिलेक्ट करना ना, और उसे एग्जीक्यूट करवा देना। तो शेड्यूलिंग मीन्स यही हुआ कि एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क को परफॉर्म करवाना, इसे कहते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, ये एक एल्गोरिथम है। ये इस पूरे यूनिट में हम एल्गोरिथम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम एक छोटे सा सिलेबस डिस्कशन है, तो इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव में क्या होता है कि उसमें टाइम फिक्स किया जाता है कि कोई भी प्रोग्राम कितना बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें कुछ टाइम फिक्स किए जाते हैं। जो टाइम फिक्स किए जाते हैं उसमें वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो भी ठीक है, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करेगा, दूसरे टास्क को सिलेक्ट कर लेगा और उसे परफॉर्म कर देगा, उस टास्क को वहीं पे स्टॉप कर देगा। इसमें क्या होता है कि बीच में टास्क को टर्मिनेट किया, बीच में टास्क को इंटरप्ट किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरे टास्क को सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसे परफॉर्म करवाया जाता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में जब तक कोई टास्क जैसे कि परफॉर्म कर रहा है, जब तक वो टास्क पूरा परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक दूसरे टास्क को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें पूरा टास्क टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरे टास्क को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे परफॉर्म करते हैं। प्रिमिटिव में क्या है कि हम बीच में ही उस टास्क को छोड़ देते हैं, दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, बीच में इंटरप्शन आ जाता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या है, नॉन प्रिमिटिव में जो हमारा एग्जीक्यूशन होने से पहले कोई बाधाएं नहीं आती, ये पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही दूसरे टास्क को सिलेक्ट करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है। ये एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के बेसिस पे हम इसे समझेंगे यूनिट के डिस्कशन में। फिर यहाँ आता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एक एल्गोरिथम है जिसमें कि हम देखेंगे
कि जो भी प्रोग्राम पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो दूसरा आता है फिर वो एग्जीक्यूट होता है। इसमें जो है जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस मीन्स कि जो सबसे पहले आएगा उसका सबसे पहले टर्मिनेट किया जाएगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ये एक एल्गोरिथम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब की हमारा बहुत सारा प्रोसेसर, बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा टास्क है, जो बहुत सारा टास्क है जिसमें जो सबसे शॉर्ट रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, जो बहुत कम टाइम में हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है, सबसे पहले हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उससे जो शॉर्ट होगा उसे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम ये देखेंगे कि बहुत सारा टास्क है हमारा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है ये भी एक एल्गोरिथम है। इसमें हमें बहुत सारे जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसमें ये पूरा एल्गोरिथम के बेसिस पे है। इसमें हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे और न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे टॉपिक्स हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब जो हम लोग यूनिट के डिस्कशन में न्यूमेरिकल बनाते बनाते समझेंगे, ऐसे हम नहीं समझ सकते हैं इसे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ओवरव्यू ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है उसमें आता है रेस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, सेमाफोर। रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन और सेमाफोर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और एक होता है इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन, एक होता है कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन। इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन में ये है ना कि कोई एक प्रोग्राम है, उससे दूसरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है कि वो कोई इंडिपेंडेंट, वो खुद पे डिपेंडेंट होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो एग्जीक्यूट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये खुद का। फोर्थ देखते हैं ना हम डेडलॉक क्या होता है, समझते हैं डेडलॉक मेनली होता क्या है। जैसे कि एक रिसोर्स है और अनदर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हो तो उसे कहेंगे हम डेडलॉक। ऐसे हम रियल टाइम एग्जांपल से समझे तो जैसे कि एक ट्रैक है, ठीक, एक ट्रैक है, उसमें दो ट्रेन आ रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, उसे भी अपने आगे बढ़ने, इसे भी अपने आगे बढ़ने, लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ट्रैक जो होता है वो एक ही है, जो जिसके कारण से दोनों वेट कर रहे हैं लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा। उसमें क्या होगा कि दोनों अपने अपने जगह पे स्थिर रहेंगे, कोई वर्क नहीं होगा, कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ना इसका नीड्स फुलफिल कर सकते, ना इसका नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। तो इस टाइम में जो होता है ना डेडलॉक ऑकर होता है। इस टाइम में जो है डेडलॉक जो है वो ऑकर होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक के बहुत सारे कंडीशन है। मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, जब भी डेडलॉक ऑकर होता है अब हमें उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट तो करवाना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं डेडलॉक हैंडलिंग के, उसे परफॉर्म करेंगे और अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद है ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन, हम लोग डेडलॉक से कैसे बचें, बिना डेडलॉक आए हुए हम कैसे अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। डेडलॉक अवॉइडेंस जो है, उसके बाद बैंकर्स एल्गोरिथम, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक डिटेक्ट कैसे होगा, उसको रिकवर कैसे, जैसे कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है हमारा, उसमें अगर डेडलॉक हो रहा है तो उसे फिर हम कैसे डिटेक्ट करें, उससे दूर करें डेडलॉक से, उसे कैसे बचाएं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन एंड रिकवरी में। मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए, किस प्रोसेसर को कितना मेमोरी मिलेगा जो वो आसानी से एग्जीक्यूट करवा सके अपने प्रोग्राम को। जैसे कि ये जो है 2 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस एलोकेशन और नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन।
जैसे कि कंटिन्यूअस एलोकेशन में आता है हमारा सबसे पहले फिक्स पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन में क्या होता है, फिक्स पार्टीशन में जो होता है जैसे कि फिक्स पार्टीशन में ये होता है ना कि मेमोरी को पहले ही फिक्स कर दिया जाता है एक प्रोसेसर के लिए। जैसे कि हमारा एक टास्क है वो 1 MB का है और जो हमारा मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है उसे 4 MB का किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा 3 MB जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। इसमें फिक्स पार्टीशन में यही होता था कि जैसे कि हमें हमें कम साइज का टास्क रहता है और ज्यादा साइज का मेमोरी उसे दे दिया जाता है, तो वो उतना मेमोरी जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। जिससे जिससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग डायनेमिक पार्टीशन का यूज कर सकते हैं, ताकि फिक्स पार्टीशन में जो मेमोरी वेस्टेज होता था उससे हम बच सके। उसके लिए हम डायनेमिक पार्टीशन यूज कर सकते हैं। डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता है, तो हम लोग आप जानेंगे डायनेमिक पार्टीशन क्या होता है। डायनेमिक पार्टीशन में ये होता है ना कि एग्जीक्यूशन के टाइम में उस टास्क को कितना मेमोरी चाहिए उतना ही उसे एलोकेट किया जाता है। जैसे कि हमारा 2 MB का है तो उसे 2 MB का ही मेमोरी एलोकेट किया जाएगा ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म करवा सके। उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि हमारा मेमोरी वेस्ट नहीं जाता है, इसमें मेमोरी वेस्ट नहीं जाता है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के टाइम में मेमोरी एलोकेट किया जाता है। इसमें एग्जीक्यूशन के टाइम में तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कितने, ये फाइल जो है कितने MB का है, इसका कितना साइज है, और साइज के अकॉर्डिंग उसे मेमोरी एलोकेट किया जाता है। उसके बाद हमारा नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन, उसमें आता है पेजिंग और सेगमेंट। पेजिंग और सेगमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम यूनिट के डिस्कशन में ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंडरी मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद है डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे कोई दूसरे रिसोर्स की जरूरत पड़ गई, तो वो उस टाइम में जो वो डिमांड करता है किसी पेज का, उस टाइम में उसे प्रोवाइड करवाना, उस पेज को प्रोवाइड करना, उसे कहेंगे डिमांड पेजिंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉप ऑन राइटिंग, पेज रिप्लेसमेंट, एलोकेशन ऑफ फ्रेम, थ्रेशिंग। इस सब के बारे में हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। फाइल एंड प्रोटेक्शन। फाइल क्या होता है, फाइल तो हम बता ही दिए आप लोग को क्या होता है। फाइल जो है टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। और प्रोटेक्शन, उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कोई भी फाइल है तो उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम में देखेंगे हम अपने फाइल को किस तरह से सिस्टम में सेव करें ताकि हम एग्जीक्यूशन के टाइम में उसे इजिली वे में एक्सेस कर सके। उसके बाद यहीं पे आपको दिख रहा है फाइल सिस्टम डिजाइन। वही मीनिंग हो गया कि फाइल सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि हम एग्जीक्यूशन के टाइम में इसे इजिली वे में फेच कर सके। उसके बाद है एक्सेस मेथड मीन्स कि हम एक्सेस करने के बहुत सारे मेथड आते हैं। सिक्वेंशियल मेथड, डायरेक्टरी स्वैपिंग, ये सारे मेथड जो है वो हमारा डाटा को एक्सेस करने के मेथड है। ये सब के बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल को कहाँ कैसे एलोकेट किया जाए, ये इसका भी बहुत सारा मेथड है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और ओएस सिक्योरिटी क्या होता है, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कैसे करें, कि हम लोग जैसे जानते हैं कि एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है थ्रेड्स के नाम से। थ्रेड्स से हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। थ्रेड्स क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर हो जाता है तो हमारे बहुत सारे फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण से हमें उस फाइल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए जो है इसमें बहुत सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक टॉपिक देख रहे हैं हम, ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पासवर्ड लगाना, वन टाइम पासवर्ड लगाना। इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं, एक कोड होता है, तीन चार कोड डाल सकते हैं इसमें, और हम फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं और वन टाइम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इसने ना अपना रियल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मेरा सिस्टम है तो ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब हम इसमें पासवर्ड लगा देंगे तो क्या होगा ना कि जिसे पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही इसे एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज कोई इसे
ऑन नहीं कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन में हम के अंदर हम लोग यही करते हैं कि उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ताकि वो जो रियल यूजर है सिर्फ वही यूज कर सके, अदरवाइज कोई इसे यूज नहीं कर सके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल की वही कि कौन एक्सेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अंदर हम लोग को, उसके बाद हम लोग को कंट्रोल हो जाता है। ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है कि जिसे पता हो रहा है सिर्फ वही एक्सेस कर रहा है, अदरवाइज एक्सेस राइट क्या होता है? एक्सेस राइट की हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एक्सेस कर रहा है, जो भी इसे यूज कर रहा है, वो राइट है या नहीं, ये जो है हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू पहचानते हैं कि ये जो हमारा, जैसे कि मेरा सिस्टम है, तो ये जो यूज कर रहा है, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहा है, तो इसे कोई यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि ये हमारा जो है कैसे सिक्योर रह सके और कोई अदर इंसान इसे यूज नहीं कर सके। इसके लिए हम ये चेक करते हैं एक्सेस राइट। एक्सेस राइट मीन्स यही कि रियल यूजर है या नहीं, ये जो यूज कर रहा है वो इसका रियल यूजर है या नहीं है। सिस्टम लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स यही कि ऑथेंटिकेशन के हेल्प से ही हम इस अपने क्या कहते हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, अपने फाइल को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और अपने सिस्टम को जो है पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के हेल्प से। तो ये जो है ये हो गया हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का ओवरव्यू। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।